हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 क्लास 9 का ग्रेविटेशन। देखो, ग्रेविटेशन चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग पहले से। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है कि चैप्टर 8 और 9 में, चैप्टर 8 और 9 में जो है हमने पढ़ा हुआ है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मोशन के बारे में। ठीक है, और किसके बारे में, जो फोर्स किसी मोशन के लिए कारण होता है, यानी कि जो फोर्स हम लोग लगाते हैं जिसके कारण कोई मोशन चीज जो है मोशन में चला जाता है, इसके बारे में हमने जो है पढ़ा हुआ है। यानी कि सिंपली किसके बारे में पढ़ा हुआ है, मोशन एंड फोर्स के बारे में जो है हमने पढ़ा हुआ है पिछले 8 और 9 चैप्टर्स में। ठीक है, वो वही फोर्स की बात कर रहा है जिस फोर्स का जो है जरूरत होता है किसी भी चीज के शेप, साइज या फिर स्पीड या फिर डायरेक्शन को बदलने के लिए। वही बोला गया है यहाँ पे, जिसका जरूरत होता है स्पीड को, डायरेक्शन को, ठीक है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करने के लिए। ओके, वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट, हमेशा हम लोग ये देखते हैं कि एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, किसी हाइट से, मान लो जो है किसी हाइट से जो है हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ड्रॉप कर यहाँ से छोड़ते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। फॉल्स टुवर्ड दी अर्थ, अर्थ की तरफ गिरता है, यानी कि जमीन की तरफ, धरती की तरफ जो है गिरने लगता है। और ये भी हम लोग जानते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्या करते हैं, घूमते हैं। और वो मून है वो किसके अराउंड घूमता है, अर्थ के अराउंड घूमता है। इन सब केसेस में, ठीक है, इन सब केसेस में देयर मस्ट बी सम फोर्स, कोई ना कोई ऐसा फोर्स होगा, ठीक है, जो इन ऑब्जेक्ट्स पे, जो इन प्लैनेट्स पे या फिर मून्स पे जो है लग रहा होगा, जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट जो है क्या कर रहा है, मोशन में है। कोई फोर्स लग रहा होगा तभी तो मोशन में है, अगर फोर्स नहीं लग रहा होता तो वो ऑब्जेक्ट ऐसे ही रुका हुआ होता है स्पेस में। पर वो मूव कर रहा है, यानी कि कोई ना कोई इस पे फोर्स लग रहा होगा जिसके कारण जो है सभी प्लैनेट्स और जो ऑब्जेक्ट्स है वो मूव कर रहे होंगे, मोशन में होंगे। बोला द प्लैनेट्स एंड दी ऑन दी मून। ओके, तो यही बोला गया है कि आइजक न्यूटन जो है यहाँ पे सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने इस बात को पकड़ा कि सेम फोर्स, जो फोर्स हम लोग एक फुटबॉल को किक करते हैं ताकि उसका स्पीड बढ़ जाए या डायरेक्शन बदल जाए, ठीक है, या फिर एक इरेजर को जो आप देखे होगे ना, रबड़ देखे हो आप लोग, उसके साइज को बदलने के लिए, बड़ा करने के लिए जो हम लोग फोर्स लगाते हैं, वैसा ही सेम फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होता है इन सभी कामों के लिए। कौन से काम के लिए, प्लैनेट्स को सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करने में, और मून को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में सेम फोर्स लगता है। और इस फोर्स को हम लोग स्पेशली कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग याद रखना, क्या कहते हैं इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो अब देखो, वही बोला गया है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में। और यूनिवर्सल लॉ होता है ग्रेविटेशन का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे हम लोग। ओके, तो थोड़ा सा नीचे में जाना होगा। चलो, चलो आ जाओ। तो यहाँ बोला गया कि इस चैप्टर में हम लोग इस किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा होता है तो उसका मोशन कैसा होता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। वी शैल स्टडी हाउ द वेट ऑफ अ बॉडी, ये भी पढ़ेंगे कि कैसे जो है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का जो वेट होता है वो वैरी करता है, अलग अलग होता है, अलग अलग जगहों पे जो है पाया जाता है। ठीक है, अलग जगह पे, जैसे कि अर्थ पे अलग होगा, अर्थ के भी किसी हिस्से में जो है ना उस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, और कैसे जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है लिक्विड्स में फ्लोट करता है, ये भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे हमारा ग्रेविटेशन। दो चीज पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये हमारा पहला टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलो देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रखा है कि ये बात हम लोग जानते हैं कि जो मून है वो गोज अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड जो है घूमता है। ओके, एंड ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड, और किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर भीगते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, मान लो किसी बॉल को ही हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ भेजते हैं, तो एक सर्टेन हाइट पे पहुंच जाता है। मान लो यहाँ से हम लोग नीचे से भीग रहे हैं, वो एक सर्टेन हाइट पे पहुंच जाता है और उसके बाद दोबारा क्या होता है, नीचे आ जाता है।
यही यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ सर्टेन हाइट पे जाने के बाद वो क्या हो जाता है, नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर जाता है। इट इज सेड दैट वेयर न्यूटन, और ऐसा कहा था कि न्यूटन जो है एक पेड़ के नीचे जब बैठे हुए थे, तो उनके ऊपर जो है ना एक एप्पल गिर जाता है, ठीक है। और इसी एप्पल के गिरने के कारण न्यूटन जो है सोचने लगते हैं, और ये बताते हैं, और ये सोचते हैं कि अगर अर्थ जो है इस एप्पल को अपनी तरफ खींच ले रहा है, ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि, ठीक है, कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून, क्या ये अर्थ अगर एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या ये अर्थ मून को अपनी तरफ नहीं खींच सकता है? तो बिल्कुल खींच सकता है। तो यहाँ बताया गया है इज द फोर्स इन बोथ द केसेस, और अगर खींच सकता है अपनी तरफ, तो इन दोनों केसेस में, एक केस हो गया जिसमें अर्थ एक एप्पल को खींच रहा है, और एक केस हो गया जिसमें अर्थ जो है मून को अपनी तरफ खींच रहा है, क्या इन दोनों केसेस में जो फोर्स लग रहे होंगे, फोर्स लगा कर ही ना खींच रहा होगा अपनी तरफ, तो जो फोर्स लग रहा होगा, क्या ये दोनों फोर्स सेम टाइप ऑफ है, सेम टाइप ऑफ फोर्स है? तो हाँ, इन्होंने ये भी बताया यहाँ पे कि जो फोर्सेस लग रहे होंगे दोनों केसेस में, ठीक है, वो सेम होंगे, सेम टाइप ऑफ फोर्स जो है दोनों केसेस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये आर्ग्यू दैट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट, अर्थ के, और ये भी बताया गया कि द मून फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ इज, और बोला कि आर्ग्यू दैट इट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट, बोला कि जैसे कि ये अर्थ है, जैसे कि देखो मान लो ये अर्थ है हमारा, ठीक है, और ये इसके अराउंड जो है इस ऑर्बिट में, मान लो प्लैनेट जो मून है वो रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, ये मून हो गया, इस ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मून जो है घूम रहा है अर्थ के अराउंड, ओके। तो हर एक पॉइंट पे एक सर्कल के फॉर्म में घूमता है, और सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो वही बताया गया कि हर एक पॉइंट, मान लो इस पॉइंट को ले, तो इस पॉइंट के आने के बाद ना वो क्या होना चाहिए, वो अर्थ की तरफ जो है गिर रहा है हर पॉइंट पे, ठीक है, सीधे चले जाना चाहिए था, लेकिन वो अर्थ की तरफ क्या होता है कि गिरता है, जिसके कारण ये जो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। तो देखो अगर अर्थ की तरफ नहीं जा रहा होता, तो वो सीधा एक स्ट्रेट लाइन में जो है ऐसे गुजर जाता, जो कि ऐसा नहीं होता है, वो अर्थ की तरफ गुजरने के कारण एक सर्कुलर पाथ जो है फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो मून क्या होता है, अर्थ की तरफ गिर रहा होता है हर पॉइंट पे, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में जाने के बजाय वो अर्थ की तरफ जो है गिर रहा होता है हर पॉइंट पे। सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, इसीलिए से कहते हैं अर्थ की तरफ गिर रहा है, इसका मतलब ये जरूर है कि अर्थ जो है उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, तभी तो अर्थ की तरफ गिर रहा है, ओके। अगर अर्थ एप्पल को नहीं खींच रहा होता अपनी तरफ, तो एप्पल नहीं गिरता है अर्थ की तरफ। वैसे ही ये मून जो है ये अर्थ की तरफ गिर रहा है, इसका मतलब वो अर्थ अट्रैक्ट कर रहा होगा उसको। लेकिन हम लोग ये चीज को जो है मून को गिरते हुए जो हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है, ये चीज को हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। अब इस बात को हम लोग समझते हैं एक एक्टिविटी के रूप से, ठीक है, जैसे कि देखो एक एक्टिविटी दिया हुआ है 8.11, ओके, एक्सरसाइज को हम लोग एक्टिविटी को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये एक धागा लेना है, फिगर में देख सकते हो, धागा लेना है, इसके एंड पे जो है आपको एक स्टोन जो है बांध लेना है, ठीक है, और उसको ऐसे सर्कुलर पाथ में क्या करना है, नचाना है, ऐसे देख सकते हो सर्कुलर पाथ है ये, ऐसे इसको जो है क्या करना है, नचाना है, ठीक है, स्मॉल जो छोटा सा एंगल लेकर उसको राउंड में जो है नचाना है। नोट द मोशन ऑफ द स्टोन, स्टोन कैसे मोशन कर रहा है, ठीक है, स्टोन कैसे मूव कर रहा है, उसके मोशन को आपको देखना है, ठीक है। रिलीज द थ्रेड, ठीक है, पहले क्या करना है, धागे को पकड़े रहना है, फिर देखना है कि स्टोन कैसे मूव कर रहा है, तो ऐसे मूव कर रहा होगा, जैसे देख सकते हो माउस जैसे मूव कर रहा है मेरा कर्सर, ऐसे। लेकिन जैसे ही आप रस्सी को छोड़ दोगे, तो देखोगे कि मान लो अगर जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे छोड़ दोगे, तो जो स्टोन होगा वो कुछ इस तरह भाग जाएगा, ऐसे नाच रहा होगा, और इस पॉइंट पे धागा छोड़ दोगे तो इस साइड भाग जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन में जो है भाग जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको छोड़ते हो उस धागे को, तो भी आपको देखना है कि वो कैसे जो है धागे, मतलब जो स्टोन है वो मूव कर रहा है, जब आप रस्सी को छोड़ देते हो, धागे को छोड़ देते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्या दे रखा है कि बिफोर द थ्रेड इज रिलीज, ओके, धागे को जब नहीं छोड़ेंगे, धागे को जब पकड़ कर जब उसको नचा रहे होंगे, तो जो स्टोन होगा वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा एक सर्टेन स्पीड से, ठीक है, और उसका डायरेक्शन हमेशा क्या हो रहा होगा, बदल रहा होगा हर पॉइंट पे, ठीक है। पता है ना, सर्कुलर ऑर्बिट में जब भी कोई चीज मूव करता है, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, हर पॉइंट पे बदल रहा होता है, ओके। और यही जो चेंज इन डायरेक्शन होता है, ठीक है, इसी के कारण क्या होता है,
एक्सेलरेशन, इसी को ना कहते हैं, या तो स्पीड में चेंज हो या डायरेक्शन में चेंज हो तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो जो फोर्स दैट कॉजेज दी एक्सेलरेशन, तो जो फोर्स लगा रहे होते हैं हम लोग, जो इसके कारण जो है एक्सेलरेशन उस स्टोन में प्रोड्यूस हो रहा है, वही जो फोर्स है वो क्या है, वैसी फोर्स के कारण जो है बॉडी यानी कि जो स्टोन है वो मूविंग अलोंग दी, वो सर्कुलर पाथ के अलोंग जो है मूव कर रहा है, ठीक है। किसमें मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में, किसके कारण, फोर्स के कारण, ओके। एक फोर्स लगा रहे हैं हम लोग अपने हाथ में धागे को पकड़कर, और यहाँ से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसको नचाने में, ठीक है। और उसको नचा रहा है जिसके कारण उसमें क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, किसमें, स्टोन में। और वो एक्सेलरेट कर रहा है, जो फोर्स हम लोग सेंटर से लगा रहे हैं, ठीक है। सेंटर से हम लोग पकड़कर उसको जो फोर्स लगा रहे हैं उसके कारण वो क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है और एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ऐसे ही फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, सेंटर सीकिंग। लेकिन इन दी एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स, ओके, अब जैसे ही धागे को हम लोग छोड़ देते हैं तो फोर्स हम लोग लगाना बंद कर देते हैं। पहले धागे को पकड़कर फोर्स लगाकर नचा रहे तो नच रहा था, अब जैसे ही हम लोग छोड़ देते हैं धागे को, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जैसे ही इस फोर्स को छोड़, धागे को छोड़ देते हैं, यानी कि फोर्स को जो है, फोर्स अब नहीं लगाते, बंद कर देते हैं, यानी कि धागे को छोड़ देते हैं, तो स्टोन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में फ्लाइज कर जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ऐसे सर्कुलर पाथ में नच रहा होगा और इस पॉइंट पे छोड़ देंगे तो वो इस डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में क्या करेगा, भाग जाएगा, ठीक है। और जो स्ट्रेट लाइन में जाएगा वो क्या होगा, टेंजेंट टू दैट सर्कुलर पाथ। जैसे कि मान लो, जैसे कि इस सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा था, वो नच रहा था, ठीक है। मान लो इस पॉइंट पे जो हमने क्या किया, धागे से जो कनेक्ट किए थे इसको, धागे को छोड़ दिए, तो क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे फ्लाइज कर जाएगा। और आप देखोगे ये सर्कल पे जो है टेंजेंट की तरह दिख रहा है कि नहीं, एक सर्कल है और उस पे एक टेंजेंट की तरह जो है ये लाइन दिख रहा है, जिस लाइन में वो स्टोन जो है फ्लाई कर गया होगा जब हम लोग रस्सी को छोड़ दिए होंगे, धागे को छोड़ दिए होंगे। टेंजेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है, ऐसा लाइन या लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे जो ए बी सी दिया गया है, ये सर्कल को एक पॉइंट जो कि बी पॉइंट पे जो है टच कर रहा है, ठीक है। तो कोई सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है, कोई लाइन या लाइन सेगमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट टू दैट सर्कल, ओके। नेक्स्ट वन देखते हैं। आगे बोला गया है कि जो मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ है, यानी कि मून जो अर्थ के अराउंड, जिसके मोशन जो है, मोशन में है ना, मून मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड, यानी कि वो मोशन में ही है। तो जो मून का मोशन है, जो मूवमेंट है मून का अर्थ के अराउंड, वो किसके कारण है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण है। अर्थ के सेंटर से एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के कारण ही जो मून है वो क्या कर रहा है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो जब भी सेंटर से फोर्स लग रहा होता है ना, तो हम लोग उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो यही सेंटर से फोर्स लग रहा है, इस केस में भी ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको भी कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है, ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, किसके कारण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, अर्थ के पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी के कारण जो है ये मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। इफ देयर नो सच फोर्स, अगर कोई ऐसा अर्थ का जो है अट्रैक्शन वाला फोर्स नहीं होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता अर्थ के पास, ठीक है, तो जो मून है वो ऐसे सर्कुलर पाथ में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रहा होता, घूम नहीं रहा होता, ठीक है। वो क्या होता है, किसी एक स्ट्रेट लाइन में जो है ट्रेवल कर कर जो है चला जाता है, ये ऐसे सर्कुलर पाथ में जैसे रोटेट कर रहा है वैसे नहीं कर रहा होता। वही यहाँ पे बताएंगे कि वो किसमें, एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में जो है मोशन की अर्थ क्या करता है, चला जाता है, फॉलो करता है। परस्यू का मतलब क्या होता है, फॉलो, ओके। एक स्ट्रेट, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में जो है उनका मोशन होता है, ना कि एक सर्कुलर पाथ में उसका मोशन होता है। इट इज सीन दैट अ फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द, ऐसा देखा भी गया है कि जो फॉलिंग एप्पल्स होते हैं वो किसके जो है, अर्थ की सेंटर की ओर जो है अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। क्या ऐसा बात नहीं है कि जब अर्थ जो है अट्रैक्ट कर रहा है उस एप्पल को, तो क्या एप्पल नहीं खींच रहा होगा आपको, ओके। ये वही बात हो गया ना कि कोई आपका कॉलर पकड़ता है तो आप भी पकड़ लेते हो पीटने के लिए, कोई आपको पीटने के लिए आता है तो आप भी पीटने लगते हो। तो ये वही वाली बात है कि अगर अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है तो एप्पल भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, नहीं ये हमको खींच लेगा, उससे पहले हम ही इसको खींच लेते हैं। तो अगर हाँ, अगर खींचता होगा तो ऐसा क्यों नहीं होता कि अर्थ जो है एप्पल की तरफ जो है मूव करने लगे, ओके।
अर्थ अगर खींच रहा है एप्पल को तो दिखाई दे रहा है ना हमें कि अर्थ एप्पल जो है अर्थ की तरफ आ रहा है, वैसे ही अगर एप्पल भी खींच रहा है अर्थ को अपनी तरफ तो दिखाई देना चाहिए, लेकिन हमको तो दिखाई नहीं देता है। तो इसका बताया गया है कि देखो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप क्या जानते हो? थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, ठीक है, कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण ही हमको पता चल जाता है कि एप्पल भी क्या कर रहा होगा, अर्थ को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्योंकि अर्थ कर रहा है तो एप्पल भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। लेकिन अगर बात करें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, तो फोर आपने पढ़ा होगा कि फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका क्या होता है? मास होता है। इसको रेड से लिखता हूँ कि फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, ठीक है। तो वही बोला गया, तो मास जो एप्पल का मास होता है, यानी कि यही बात है ना, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो मास कम होगा तो फोर्स क्या होगा? एक्सेलरेशन है यहाँ पे, एक्सेलरेशन, और फोर्स लिख दिया है मैंने, दिस वन इज एक्सेलरेशन। ओके। एक्सेलरेशन किसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मास के। अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, यानी कि वो मूव करता हुआ आपको ज्यादा दिखाई देगा। अगर उसका एक्सेलरेशन कम होगा, उसका मास ज्यादा होगा, तो एक्सेलरेशन कम होगा। ठीक है। तो यही केस है यहाँ पे। अब सोचो ना, अर्थ का मास कितना है और एप्पल का मास कितना है, दोनों का कंपैरिजन कर सकते हो। करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो एप्पल का मास है वो अर्थ के मास के कंपैरिजन में काफी नेग्लिजिबल है, ना के बराबर ही। इसीलिए जो अर्थ जो अट्रैक्ट करता है ना, तो उसका मास ज्यादा होता है। अर्थ का मास क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कम होता है, इसीलिए जब एप्पल अट्रैक्ट कर रहा होता है अर्थ को, तो क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा होता है तो इसलिए उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? कम होता है, इसीलिए हमको दिखाई नहीं देता। निग्लिजिबल ही मास है उस दोनों का कंपेरिजन, तो निग्लिजिबल ही एक्सेलरेशन होता है, जिसके कारण हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन बात करें एप्पल का, एप्पल का मास तो काफी ज्यादा है। एप्पल का मास काफी ज्यादा है, काफी कम है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर, इसीलिए हमको जो है उस एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होता है। मास कम होता है एप्पल का, इसलिए एक्सेलरेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण वो हमें दिखाई देता है। ठीक है। तो किसके कारण दिखाई देता है? एक्सेलरेशन के कारण। मास जो है कम होता है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होता है एप्पल में, इसलिए वो दिखाई देता है। और अर्थ जो है, अर्थ का मास काफी ज्यादा होता है, लेकिन निग्लिजिबल एक्सेलरेशन होता है, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देता है। ओके। और यही जो है कारण, सेम कारण ये भी है कि अर्थ जो है मून की तरफ क्यों नहीं खींचता है, क्योंकि इन कंपैरिजन टू मून, ठीक है, कंपैरिजन करें मून के मास का और अर्थ का मास का, तो अर्थ का मास जो है ज्यादा होता है, इसीलिए जो है मून एक्सेलरेट करने लगता है इसके ऑर्बिट में। ओके। यही कारण है कि अर्थ जो है वो मून की तरफ जाता हुआ आपको नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है। क्योंकि उसका अर्थ का मास क्या होता है, मून की कंपेरिजन से ज्यादा होता है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? कम होता है या नहीं होता है। चलो बात करें हमारे सोलर सिस्टम में। इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट जो है गो अराउंड दी अर्थ, सन के अराउंड जो है घूमते हैं। क्या सेम हम लोग ये कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट? सो ये भी कह सकते हैं कि सन और प्लैनेट, ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा कि एप्पल, एप्पल जो है अट्रैक्ट कर रहा था अर्थ को भी। हमने देखा कि मून भी जो है सन को अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा था। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट्स है वो सब भी सन को अट्रैक्ट कर रहे होंगे? हो सकता है। तो इसी से हम यहाँ पे न्यूटन ने जो है पता लगाया कि नॉट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल। इसको मिटाना पड़ेगा अब थोड़ा सा, कि थोड़ा सा नीचे जाएंगे। हम्म, क्या हमें बोला गया है कि यहाँ से पे न्यूटन ने पता लगाया कि नॉट ओनली अर्थ, सिर्फ अर्थ जो है ना एप्पल को ही अट्रैक्ट नहीं करता है और मून को, बट ऑल दी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चाहे दो ईंटें ले लो, वो दोनों ईंटें जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। चाहे आप ले लो, ठीक है, और आपके सामने कोई बस कार कुछ भी ले लो, उस सब चीजें जो है, दो चीजें अब एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है इस पूरे यूनिवर्स में। ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब आएगा द मेन टॉपिक, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके। ध्यान से समझेंगे इसको, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। ओके।
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of their distance between them। ठीक है, ये कहता है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहता है, इसका मतलब क्या होगा सर? देखो, कहता है कि इस पूरे यूनिवर्स में ना जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, एक फोर्स से जो है, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं। किससे अट्रैक्ट करते हैं? कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो फोर्स होता है, पहला तो वो दोनों मास के प्रोपोर्शनल होता है। मान लो एक ऑब्जेक्ट होगा तो उसका मास हुआ m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट का मास m2। तो इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा साइज छोटा करना है मुझे। ठीक है, क्या होता है m1 इंटू m2, यानी कि जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के। और सेम फोर्स जो है क्या होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। मान लो उनके बीच का डिस्टेंस होगा d, तो इसके स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो इक्वेशन जो है हमारे पास इससे मिलता है। ओके, कि फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है प्रोडक्ट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द masses of the two object and is inversely proportional to the distance between the two object, square of the distance between two of them। जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिया भी हुआ है। और जो डिस्टेंस लेते हैं दोनों ऑब्जेक्ट का वो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, ठीक है, उनके ये आखिरी बाउंड्री का बीच का डिस्टेंस नहीं होता है, सेंटर टू सेंटर। ओके, सेंटर टू सेंटर के डिस्टेंस के इक्वल होता है। ओके, और इन दोनों इक्वेशन, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को कंबाइन करेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। ओके, ये बनता है। इसको आप ऐसे देखो, एनसीईआरटी में जैसे कि लिखा हुआ है कि फोर्स इज इक्वल टू एक बड़ा एम और एक छोटा एम अपॉन में डी स्क्वायर। तो ये बड़ा एम और छोटा एम ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के मास है। इसको हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट का मास m1 ले लिया और दूसरे का m2 ले लिया। तो आप कैसे भी करो, एक का मास आप बड़ा m भी ले सकते हो, एक का बड़ा मास आप छोटा m ले लो। तो जैसे आप चाहो वैसे आप ले सकते हो। ठीक है, हो गया। अब आपको पता होगा कि देखो प्रोपोर्शनल साइड जब भी हटता है ना, जैसे कि प्रोपोर्शनल साइन यहाँ पे है ना, ये साइन जब हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, ये हट के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये हो जाता है g इंटू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, या इसको कहीं कहीं पे आर स्क्वायर, डी स्क्वायर को कभी आर स्क्वायर भी लिखा हुआ होता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जी क्या हो गया यहाँ पे, यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या हो गया, जहाँ पे जी हो गया है आपका, कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, जी हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप बोल सकते हो क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या बोलेंगे, वेयर जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट है इसका मतलब वैल्यू फिक्स होगा। ठीक है, तो इस कांस्टेंट का हमेशा वैल्यू फिक्स होता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, जी इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर और डी स्क्वायर, कुछ भी आप बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। देखो सेम चीज यहाँ पे की गई है। देखो फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके। ठीक है ना, वन बाई डी स्क्वायर की बात याद रखना है। यहाँ पे जहाँ पे भी छूटा हुआ है आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था कि F इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर आया था। ओके, ये आया था कि नहीं आया था, आया था, देख सकते हो यहाँ पे, यही ना हमारा फार्मूला है फोर्स का। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो, अब ऐसे भी हम लोग अगर हमें निकालना होगा सबका यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या होता है,
फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, ठीक है। अब मान लो इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट हमें निकालना हो, ठीक है, क्या निकालना होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट। तो पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से जी रखेंगे तो देखो इस साइड सबको भेजेंगे, डी को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ रहेगा, और ये डिवाइड में तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है दोनों तो ये डिवाइड में आ जाएगा, m1 m2। अब इन सब का यूनिट ले जैसे कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, इसका क्या होता है, मीटर है तो दो दो है ना, डिस्टेंस क्या है, दो है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और बाई में क्या हो जाएगा, मास क्या चीज में होता है, केजी, 2 kg है तो क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर, ओके। यानी कि इस किस में होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, किसका यूनिट हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट हो गया, ठीक है। किसका यूनिट होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, याद रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, याद रखेंगे, यहाँ पे लिख रखा है देखो, क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, देखो जी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ इंटू डी स्क्वायर बाई m1 m2, ओके। सो क्या हो गया हमारे पास, ये याद रखोगे, न्यूटन में इसका वैल्यू दे रखा है, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था, इसका वैल्यू याद रखना हेनरी कैवेंडिश, ओके, हेनरी कैवेंडिश, ओके। कब फाइंड किया था, इनका यहाँ पे देख सकते हो बर्थ डेट दे रखा है, इसी से ये तक किए इन्होंने, ठीक है, किसका यूज करके, एक सेंसिटिव बैलेंस का यूज करके वैल्यू निकाला था, जो कि वैल्यू कितना है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये किसका वैल्यू है, जी का वैल्यू है, किसका, जी का, ठीक है। जी का कांस्टेंट वैल्यू कितना है, ये जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा सेम होता है, तो ये है इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा। देखो यहाँ पे क्या रहता है, बोला गया कि सेइंग दैट इफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल इफ डी गेट्स बिगर बाय अ फ्रैक्शन सी, है ना, जैसे कि बोला गया है कि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डी स्क्वायर होता है। तो मान लो बोला गया है कि दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच का ना डिस्टेंस है डी, तो बोला गया है कि दो ऑब्जेक्ट उनके बीच का डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं हम लोग, डबल कर दे रहे हैं। तो डिस्टेंस अगर डबल हो जाएगा तो फोर्स किस क्या हो जाएगा, ये पता है कि अगर बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा, ठीक है, तो ये घटेगा, ठीक है, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये पता है ना। यानी कि डी बढ़ा है यानी कि फोर्स क्या होगा, घटेगा, कितना घटेगा, 2 टाइम बढ़ा है, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना, 4 टाइम जो है फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। अगर इसका मास 3 टाइम बढ़ा है, डिस्टेंस उन दोनों के बीच में कितना, 3 टाइम बढ़ गया है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 9 टाइम फोर्स क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर अब बताओ डिस्टेंस उन दोनों के बीच का क्या होगा, कम होगा, तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। मान लो आधा कर दिया गया डिस्टेंस को, क्या किया गया, आधा आधा कर दिया गया, 1/2 कर दिया गया, ठीक है, डिस्टेंस हो गया 1/2, ठीक है, डिस्टेंस को आधा कर देते इसका स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ऊपर में, यानी कि फोर्स क्या होगा, 4 गुना जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का आखिर मतलब होता क्या है। हाँ एक चीज़ और देखेंगे, न्यूमेरिकल्स हम लोग एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं बस ये, देखो इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसी के कारण जो है क्या होता है कि जो फोर्स, यही एक फोर्स है, ठीक है, जो हमें जो है अर्थ पे बांधे रखता है, ठीक है, नहीं तो हम लोग अर्थ पे जो है जमीन पे जो है स्टे नहीं कर पाते, डर नहीं पाते। मोशन ऑफ मून, इसी फोर्स के कारण जो है
जो मून होता है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और जो और प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड जो है घूम रहे हैं, किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और जो टाइड्स आपको देखने के लिए मिलता है वो किसके कारण देखने के लिए मिलता है? मून और सन के कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कवर करेंगे फ्री फॉल। ओके।